आईटी सेवा कंपनियों का अनुसंधान एवं विकास कर पिछले 10 वर्षों में स्टेबल रहा। तो यहां पर डेटा है, हर एक कंपनी का डेटा है मेरे प्यारे में, जिसमें इंफोसिस भी है, अन्य कंपनियां भी है। मैं इसको केवल यहां समझा दे रहा हूं, बस किस एंगल से देखना। सबसे पहला काम, आपके पास जब ये कंटेंट जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपने उसमें क्या करना है, तीनों कंपनियों को केवल नाम याद कर लेना, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। और उनका क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है, यानी जितना रेवेन्यू वो इकट्ठा कर रहे हैं अपनी कंपनी के सर्विसेज को बेच करके, उसके यानी 100 रुपए इकट्ठा किया तो उसका कितना परसेंट आरएनडी पर वो खर्च कर रहे हैं, तो वो जितना कर रहे थे पिछले 10 वर्षों में स्थिर है। अब दूसरी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से सर्विस सेक्टर में बहुत तीव्रगामी चेंज हो रहे, खासकर आईटी सर्विसेज में। तो ऐसे में जो मुख्य चिंता है, और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वे सपने जो भारत को सोने ला दे, कि जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी के साथ सर्विस सेक्टर पर इंपैक्ट डाल रहा है और आईटी सर्विसेज को प्रभावित कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे यहां की आईटी सर्विसेज देने वाली कंपनियां आरएनडी पर पिछले 10 सालों में उतना ही खर्च कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल 4 औद्योगिक क्रांति के चौथे दौर के जो टूल्स हैं, जो माध्यम है, जो उपकरण है, उनके खतरों से ये कंपनियां अज्ञान है, जो कहीं ना कहीं इन कंपनियों में को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक प्रतिस्पर्धा है उसमें पीछे कर सकती हैं। और अगर आईटी सर्विसेज पीछे जाती हैं, तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, हम जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट उसमें आईटी सर्विसेज में ही आगे चल रहे हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी, जो हमारी स्वाभाविक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि आईटी सर्विसेज कंपनियां जो है आरएनडी पर बेहतर खर्च करें। सरकार इसके लिए कुछ अपनी तरफ से भी इनिशिएट ला सकती है। यही विषय मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया, इसलिए इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, बट इतना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2019 में प्रश्न पूछा ही था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेरोजगारी बढ़ाएगी या स्किल और आप स्किल के माध्यम से रोजगार देगी? तो स्वाभाविक है, अगर हम आरएनडी खर्च करते हैं, स्किल रीस्किल अप स्किल करते हैं, तो आईटी सर्विसेज बचेगा। अन्यथा स्वाभाविक है, अगर हमारी यही आरएनडी पर खर्च की गति रहती है, तो स्वाभाविक है यह हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ाएगी। ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि बेरोजगारी बढ़ा देगी अगर इन्होंने आरएनडी पर खर्च नहीं बढ़ाया तो। एक हो गया। इसके बाद एक प्रश्न और है कि पोटेंशियल जीडीपी के बहुत से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने फैक्टर ऑफ इनकम पढ़ा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, लेकिन हमेशा हमने पढ़ा कि लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज, इन चारों के मिलने से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एक चीज हमने हमेशा आपको सिखाया है कि टेक्नोलॉजी अगर इंटरबीन करती है, यानी अगर तकनीकी हस्तक्षेप होता है, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस, ये चारों का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इंटरप्राइजेस का भी जरा ध्यान से समझिएगा। और ये जो कंपनियां हैं जिनके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं, ये इंटरप्राइजेस ही हैं, यानी बगैर इंटरप्राइजेस के एंटरप्रेन्योर के लैंड लेबर कैपिटल को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो स्वाभाविक है ऐसे में अगर ये कमजोर है और लेबर को कमजोर कर रहे हैं, पॉइंट को पकड़िएगा, अगर लेबर कमजोर है तो ये चारों घटकों में से कोई भी घटक अगर कमजोर है तो उसका जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ेगा। यह भी आपको अपने दिमाग में रखना, सिंपल सी बात है। तो पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स में टेक्नोलॉजी है, और अगर हम आज देखें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तभी हम बेहतर कर पाएंगे जब हम आरएनडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमारी जो आईटी सर्विसेज जो इनोवेशन की किंग मानी जाती है, वहीं पर इनोवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो पोटेंशियल जीडीपी के लिए एक संकट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से बचने के लिए एक संकट है। और इन दोनों रूपों में यह जो स्थिति है वह भारत के लिए उस स्वप्न की तरह है जो उसे सोने नहीं देता, जो 2015 में आपसे निबंध के रूप में पूछा गया। तो स्वीकारोक्ति का साहस दिखाइए, सुधार करने की निष्ठा के साथ आप आईटी कंपनियों के लिए कुछ बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करिए आने वाले बजट में, जिससे कि इन विषयों पर भी चर्चा हो सके। और उन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मिलियन 20 मिलियन 15 मिलियन लेके घूम रहे हैं, उनसे ये भी कहना है कि भैया इन सब मुद्दों पर भी देश में चर्चा कीजिए, थोड़ा डिटेल में, केवल एक पिक्चर दिखा करके नहीं हटना है, क्योंकि आप सबका इंपैक्ट है यूथ के ऊपर। देन फिर हमारा जनमत और मजबूत बन पाएगा। केवल किसी को तानाशाह और किसी को बुरा कहने से ही समस्याओं का समाधान नहीं होता है। यूथ है तो यूथ को यूथ के नजरिए से इस सिस्टम को देखने की आवश्यकता है। इस देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है। जो टेक्नोलॉजी से संपन्न है वही लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर इस समय बने हुए यूट्यूब पे, उनकी जिम्मेदारी क्या है? स्वयं विचार कीजिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपको देश की इतनी ही बड़ी चिंता है कि देश में तानाशाही आ जाएगी, देश में गरीबी हो जाएगी, नौकरी नहीं मिली, इन्होंने वादा किया था कि नौकरी देंगे, दे नहीं पाए, तो नौकरी कैसे जनरेट की जाए, इस पर आप अपने विचार रखिए। हिंदुस्तान में एक पूरा प्लान कीजिए, और हर एक सेक्टर वाइज, बुंदेलखंड एरिया में रोजगार के क्या सेक्टर होंगे। सच बता रहा हूं, बड़ा दुखी हो जाता हूं कभी कभी कि क्या ही चाहत होती है हिंदुस्तान में लोगों की, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते भगवान ही जाने। रोजगार का मॉडल इस देश के लिए क्या हो सकता है? क्या पूरे देश के लिए एक रोजगार का मॉडल हो सकता है? जी नहीं, बुंदेलखंड के लिए अलग होगा, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिक कंडीशन अलग है। मराठवाड़ा के लिए अलग, विदर्भा के लिए अलग, महाराष्ट्र के लिए अलग, तेलंगाना के लिए अलग। हमने 1960s में ही ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया, हरित क्रांति अपनाई, उसके नेगेटिव इंपैक्ट हमने उसी समय महसूस कर लिया। ये किताबों में लिखा हुआ, विपिन चंद्रा साहब की किताब, क्या ही बोलो, हर जगह लिखा हुआ कि वह कुछ ही क्षेत्रों में बड़े किसानों को लाभान्वित कर पाई, क्योंकि उसमें हाइब्रिड और टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए, मतलब उसकी नीड थी, हाइब्रिड बीज, फर्टिलाइजर, सिंचाई की व्यवस्था। किसके पास होगा? बड़े किसान लाभान्वित हो गए। हालांकि उसका इंपैक्ट पड़ा, हम फूड सिक्योरिटी पे आज आनंद कर रहे हैं, पूरे विश्व का भी, यानी जहां पर भी आप आते हैं उनका पेट भर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसकी सबसे बड़ी कमी थी कि उसमें रीजनल इंबैलेंस था, क्षेत्रीय असमानता थी। लेकिन आज भी हम स्वयं विचार करें आप कि क्या हम रीजनल इंबैलेंस को संबोधित करने वाली एग्रीकल्चर पॉलिसी डेवलप कर पाए? चलिए बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, रीजनल स्तर पर हमें इंप्लॉयमेंट जनरेशन के प्लान बनाने पड़ेंगे, रीजनल लेवल पर, विभिन्न एरिया के लिए। यहां का इकोसिस्टम क्या है? कहीं का टूरिज्म है तो वहां पर टूरिज्म को फोकस कर दिया जाए, कहीं का एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज को कनेक्ट किया जाए, यानी एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग। कहीं का मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, जैसे चाइना ने किया, जहां जैसा वहीं पर उन्होंने जाकर के क्या कर दिया, फैक्ट्री लगा दी। हमारे यहां क्या है कि सारी फैक्ट्री शहरों में लग रही है। इन सब विषयों पर चर्चा कहां है? पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो बेटा, नहीं तो यही होता रह जाएगा संसार में। आनंद लो, किताब में बड़ा आनंद है,
ये आपको पता नहीं है। एक बार जहां आनंद आया ना, और 40-45 के बाद जहां उम्र, तब दिखने लगता है कि आगे क्या है, 15-20 साल के बाद। देन बेटा जिसने पढ़ा नहीं ना, वो समझ नहीं पाया, उसको जीवन में आनंद ही नहीं मिलेगा। तब 40-45 के बाद शराब और ये सब आपकी लाइफ में घुस पड़ेंगे, क्योंकि आनंद ही नहीं आएगा। तो आप आनंद बाहरी चीजों में ढूंढोगे। लेकिन अगर आनंद आ गया, वाल्मीकि क्या थे, सोचिए उन्होंने क्या लिख दिया, रामायण लिख दिया। तो एक बार बस आनंद आना चाहिए, बड़ी गजब की चीज है। आनंद लीजिए इसको, लेकिन नए ढंग से। ठीक है, हम कोई रास्ता दिखा दे रहे उसी पे चल पड़े। नए ढंग से सोचो कि क्या हो रोजगार का मॉडल, क्या सरकारी नौकरियां ही रोजगार दे पाएंगी। अंग्रेजों के काल में भी हमारी यही मेंटेलिटी थी, ट्रस्ट करिएगा, कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर जीवन खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, मेरे पिताजी ने 2012 में मुझसे कहा, जब मैं मैगजीन शुरू करने जाता, उन्होंने कहा कि तुम यूपीपीसीएस की तैयारी करोगे 9 में, नहीं 9 में इंटरव्यू, हाँ ठीक, 10 में इंटरव्यू में फेल होने के बाद फाइनल अटेम्प्ट यानी चौथे, उन्होंने कहा कि अगर तुम जो है यूपीएससी की तैयारी करोगे देन तुम्हें हम, मतलब स्टेट पीसीएस की, देन तुम्हें हम पैसा देंगे, अदरवाइज अब अपना आप देखिए। और बहुत अच्छी बात थी, और मेरे पिता और मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और शायद ही मैं कभी अपने दिन की शुरुआत करता हूँ सुबह उठ के अपने पिताजी का पैर छुए बिना, शायद मैं कभी शुरुआत, शायद ही, मुझे याद भी नहीं है। तो वो सब पिताजी की बात मुझे समझ में आई। मैंने अपनी तरफ से समझाया कि पिताजी मैंने 9, 10, 11 तीनों का पीसीएस का मेंस दिया, लेकिन उस समय हिंदी लिटरेचर स्केलिंग के चक्कर में डूबा हुआ था, प्लस लगभग 66 नंबर आता था उस समय, टिक मार्का होता था। तो मैंने पिताजी समझाया, पापा मेरा टिक मार्का, चूंकि यूपीएससी की तैयारी के दौरान झेल तो रहा नहीं कि प्री नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो लगातार मैं मेंस और उसके बाद फिर इंटरव्यू, इस चक्कर में उलझा रहा। तो जब 28 साल की उम्र में अटेम्प्ट खत्म हो गए, कभी लगा नहीं था कि फेल हो जाएंगे, तो अटेम्प्ट रोकने की भी कोशिश नहीं हुई। 4 अटेम्प्ट थे उस टाइम पर, जनरल कैंडिडेट को 4 ही अटेम्प्ट मिलते थे, अभी 6 मिलते हैं आप लोगों को। तो उन्होंने ये बात बोली कि जो है फिर भाई अब सोच लो, क्योंकि ऑब्वियस एक कॉमन फैमिली का बच्चा कब तक अपने पिता के ऊपर डिपेंड रहेगा। हम लोग 8-10 साल अपने घर से पैसा लेते हैं और अच्छा खासा पैसा लेते हैं, इसलिए कभी किसी के बच्चे को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा आपको 8 साल में मिल जाता है, उतने पैसे में अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो मैंने उनको समझाया कि 66 नंबर मैथ आता है, मैथ और रीजनिंग, और मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो अगर कुछ कर भी लेता हूं तो कोई छोटी मोटी पोस्ट मिल जाएगी, और मैं एसडीएम बन नहीं पाऊंगा। मेरा एकदम साफ था कि एसडीएम बन नहीं पाऊंगा। डिप्टी एसपी के साथ समस्या बच्चों ये थी, याद रखिएगा, कि एक होता है मजिस्ट्रेटियल पावर। अब जो देखो होता है कि जैसे मजिस्ट्रेटियल पावर, तो बिहार में जो डिप्टी एसपी हैं उनके पास मजिस्ट्रेटियल पावर यानी डिसीजन ले सकते हैं वो खुद। यूपी में ऐसा नहीं था, यूपी में एसडीएम के पास ही मजिस्ट्रेटियल पावर यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर डिप्टी एसपी के पास नहीं है। वो एक थोड़ा सा दिमाग में था कि यार इसका मतलब कि आपको दूसरों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, स्वतंत्र आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वर्दी का एक रोब तो रहेगा, लेकिन चलता रहेगा। वो मुझे शौक भी नहीं था, रोब का शौक ही नहीं था। फिर मैं समझा पाया पिताजी को कि मैं पीसीएस की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने 9, 10, 11 तीनों मेंस लिखे थे। और आप किसी से भी पूछेगा जो उस टाइम पर 9, 10, 11 का मेंस लिखे थे, तीनों मेंस का रिजल्ट ही नहीं आया बच्चा, तीनों का साथ ही आया, 12 या 13 में आया रिजल्ट। आप सोचो 9 का मेंस, 10 का मेंस, 11, इनका रिजल्ट ही मैंने देखा ही नहीं, समझ गए। और जो है क्योंकि वो 12 में आया है शायद, तब तक मैं छोड़ चुका था। 12 में मैंने पिताजी से कहा कि मैं अपना काम शुरू करने जा रहा हूँ, और फिर मैंने अपनी मैगजीन निकाली 12 में, और उसके बाद से कारोबार बनता गया। तो अब सरकारी नौकरी की चाहत, क्या ही चाहते हैं बच्चे, आप स्वयं विचार कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं, आप विकल्प बना सकते हैं, आप नए ढंग से सोच सकते हैं। तो आप लोग करिए तैयारी, लेकिन सब कुछ यही नहीं है आपकी लाइफ में, यही सब कुछ नहीं है कि अगर यूपीएससी ना हुआ तो जीवन, यूपीएससी नहीं हुआ तो कम से कम अच्छी किताबें लिख सकते हैं ना। सब लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 28 साल तक, 30 साल तक अच्छी तैयारी करिए, उसके बाद 2 साल गायब हो जाइए, एक ऐसी किताब लिखिए मार्केट में, मार्केट हिल जाए। आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत अच्छी किताबें हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए नहीं है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिखिए आप एक अच्छी शानदार किताब, और घूमिए। जैसे अच्छे अच्छे स्टोरी राइटर जो होते हैं, वो कहानी लिख करके एक्टर्स के पास घूमते हैं कि भैया इसको सुन लो, एक पिक्चर है मेरे पास। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि वो लोग आगे आ गए। तो वैसे आप भी टहलिए, कोई ना कोई आपको मिलेगा, लेकिन जब टहलेंगे तभी तो मिलेगा। तो लाइफ में बहुत बड़ा एक आपको आइडिया नहीं होगा, पब्लिकेशन हाउस जो चला रहे ना यार, जो किताब की दुकानें, थोड़ी सी भी हिट है उनके पास 50-100 करोड़ की संपत्ति, थोड़ी सी हिट की बात मैं कर रहा हूं। बड़े वाले तो टाटा मैग्रा और इस प्रकार के जितने बड़े बड़े, उनका तो आप छोड़िए, 1000 करोड़ में, 500 करोड़ में, 100 करोड़ में, 200 करोड़। इसी एजुकेशन को पढ़ करके जो आप यहां पढ़ रहे हैं, इसी को यूज करके आप अपना पब्लिकेशन हाउस बना सकते हैं। 5-7 दोस्त आप मिल जाइए, हीरो बन जाइए। लेकिन वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए, उसके साथ कनेक्ट कभी खत्म नहीं करना चाहिए, चाहे लाख आपकी नाराजगी। बहुत सी बातें बच्चे, ठीक है। तो ये